गोरखपीठ की ओर से अपने आचार्य द्वय की पुण्य स्मृति में साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, जिसमें प्रातःकालीन सत्र में देश की समसामयिक विषयों से संबंधित उन ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा होती है, जो हम सबको आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा दे सकती है और जिसके माध्यम से हम न केवल अपने वर्तमान को बल्कि भावी जीवन को भी मंगलमय बना सकते हैं। और अपराह्न के सत्र में यहाँ पर कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन होता रहा है और वह कार्यक्रम अनवरत कल से प्रारंभ हुआ है। आज का जो संगोष्ठी का विषय है, जिस पर यहाँ के विद्वान वक्ताओं ने भी अपने विचारों का सबके सामने रखा, कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना ही एक समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार कर सकता है। वास्तव में जब हम इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो हम सबको इस बारे में उससे विचार करना चाहिए कि हम सब, मुझे लगता है कि कोई भारतीय ऐसा नहीं होगा जिसको अपने पवित्र धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण की जानकारी न हो। हर भारतीय वेद के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, उपनिषदों के बारे में, पुराणों के बारे में कम या ज्यादा जानता है। और रामायण और महाभारत तो भारत के अंदर ऐसे पवित्र महाकाव्य हैं जिनकी कथा हर भारतीय अपने जन्म के साथ, अपनी परिवार की विरासत के साथ, अपनी कथाओं के माध्यम से, गाथाओं के माध्यम से सुनता चला रहा है। उसके लिए उसे इतिहास की पुस्तकों को पढ़ने के लिए विद्यालय में जाकर के, कॉलेजेस में जाकर के कोई विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अलग विषय है कि किसी को सपा बाबा जैसा कथावाचक बनना हो तो वह जाकर के इस विषय को लेकर के विशिष्ट ज्ञान अर्जित करे। लेकिन सामान्यतः हर भारतीय अपनी परंपरा से, घर में मां से, दादी से, परिवार के अन्य बुजुर्गों से इन कथाओं के प्रसंगों को सुनता है और तो सुन करके वो बड़ा होता है, प्रेरित होता है, आगे बढ़ने की उसके अंदर एक प्रेरणा प्राप्त होती है। कोई ऐसा भारतीय नहीं होगा, हर एक भारतीय। और आप देखिए कितना अंतर है, क्यों प्रधानमंत्री जी को एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कहनी पड़ी। कुछ तो कारण रहा होगा, कोई बात तो रही होगी। हमारा वेद कहता है, अगर अथर्व वेद को हम देखें, वो कहता है माता भूमि पुत्रोहम प्रहृत्या। यानी हमारा वेद हम सबको इस धरती के प्रति हमारे मन में किस प्रकार का भाव होना चाहिए, क्या श्रद्धा का भाव होना चाहिए, इस बात की प्रेरणा दे रहा है। हमारा यजुर्वेद भी हमें कहता है वयम राष्ट्रे जागृहं पुरोहिता। महाभारत हमसे क्या कहता है कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम।
मैं महाकवि दिनकर को एक दिन पढ़ रहा था और महाकवि दिनकर की एक बात मुझे याद आई। मैं सोच रहा था कि आखिर महाभारत के बारे में या भारत के बारे में उनकी बात क्या है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के बारे में, महाभारत के बारे में अपनी लेखनी के माध्यम से, बहुत खोजपूर्ण लेखनी के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ लिखा। लेकिन देश के बारे में क्या है, और आप देखें उन्होंने भारत के बारे में कहा क्या कि जहां त्याग माधुर्य पूर्ण हो, जहां भोग निष्काम समरस हो, कामना जहां भारत को करो प्रणाम। ये भारत के बारे में भारत की एक कवि की लिखित रूप में सामने आती है। लेकिन आजादी के बाद या उस कालखंड में भारत का जो इतिहास पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास हुआ, उसमें क्या बताया गया? आपका वेद, आपके ब्राह्मण ग्रंथ, आपका रामायण, आपका महाभारत, आपके उपनिषद, आपके पुराण, इनमें से कोई भी ये आपसे नहीं कहता है कि आप बाहर से आए हैं। कोई आपसे नहीं कहता, सब कहते हैं हम इसके पार्ट हैं, हम इसके हिस्से हैं, ये हमारी विरासत है। हमने इसको अपने अवतारों की परंपरा के साथ जोड़ दिया, हमने इसके अपने भूत के साथ जोड़ करके, अपने इतिहास के साथ जोड़ करके, पौराणिक गाथाओं के माध्यम से इसे आगे जाकर के पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे बढ़ता गया। कोई नहीं कहता था। यानी ये हमारा वास्तविक इतिहास प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन इनमें से कोई ये नहीं कहता कि आप बाहर के हैं। लेकिन कुटिल अंग्रेजों ने वामपंथी इतिहासकारों के माध्यम से क्या चीज आपको पढ़ाने का प्रयास किया कि नहीं, तुम तो बाहर से आए हो। हमारे यहां आर्य और अनार्य दो शब्द चले। भारत की परंपरा आर्य का मतलब श्रेष्ठ से मानती है, अनार्य का मतलब किसी दुराचारी से मानती है, किसी दुष्ट से मानती है, नैतिक रूप से पतित किसी व्यक्ति के बारे में मानती है। लेकिन हमसे क्या कहा गया कि आप आर्य हैं, आप बाहर से आए हैं। दुनिया की कोई थ्योरी, कोई भी सिद्धांत, भारत का कोई भी पावन ग्रंथ ये नहीं कहता कि आर्य बाहर से आए हैं। आप याद करिए, रामायण काल में माता सीता प्रभु राम से क्या कहती, आर्य पुत्र कह करके ही उन्हें पुकारती है। यानी पति का संबोधन क्या, आर्य पुत्र कह करके। लेकिन हमसे क्या, हमें क्या कहा बताया गया, कहा कि आप तो बाहर से आए, देश आपका नहीं। जैसे मुगल बाहर से आए, जैसे अंग्रेज बाहर से आए, जैसे शक और हूण बाहर से आए, जैसे अन्य लोग बाहर से आए, वैसे आप भी बाहर से आए। तो फिर माता भूमि पुत्रों हम प्रतिज्ञा का भाव कहां से पैदा होगा? आत्मविस्मृति का यह भाव जो हमें अपने स्वयं की मातृभूमि से, अपनी परंपरा से, अपने इतिहास से, अपने इस विरासत से काटने का प्रयास करती है। और इस साजिशन और एक शरारतपूर्ण तरीके से जो भारत के अंदर वामपंथी इतिहासकारों ने इस प्रकार के काले अध्याय डाल करके एक कुत्सित चेष्टा की, उसका दुष्परिणाम देश एक लंबे समय तक भुगतता रहा। आज भी जो विरोध होता है, किस बात का विरोध करते हैं लोग? मोदी जी का। एक ही बात को लेकर के विरोध करते हैं, क्योंकि मोदी जी आए हैं अयोध्या में राम मंदिर से संबंधित 500 वर्षों की विवाद का समाधान हो गया। और यही तो उनको समस्या थी कि विवाद की आड़ में इन लोगों की
खाने कमाने का जरिया जो बंद हो गया और भारत को अपमानित करने का जो धंधा था ये बंद हो गया, दुनिया को ब्लैकमेल करने का धंधा बंद हो गया। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद सीधे आपको लिए चलते हैं गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर, जहां पर सीएम योगी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, व्यवसाय का क्षेत्र हो, जुडिशरी का क्षेत्र हो, जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर उन्होंने प्रगति न की हो। और उस प्रकार का माहौल भारत ने दिया है, भारतीयों ने दिया है, भारत के आम जनमानस ने दिया है। तो फिर भारत का नागरिक इस झूठ और फरेब के चक्कर में क्यों फंस गया? हम तो ये भी अंतर तय करने में विफल हो गए। एक कालखंड हुआ भी था, विवाद खड़ा कर दिया गया कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ है या बाबर का ढांचा है। लंबे समय तक लड़ाई चलती रही। क्योंकि जब कोई समाज आज विस्मृति के किसी चंगुल में फंस जाता है तो उसको भ्रम में डालना, बेवकूफ बनाना उतना ही आसान हो जाता है। और यही भारतीयों के साथ हुआ, यही भारतीयता के साथ भी हुआ। और इसी चंगुल से मुक्त कराने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को जो मंत्र दिए हैं, सबका साथ सबके विकास का, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, आपके सामने प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा जी अपनी बात को कह रहे थे। उन्होंने अपनी बात रखी कि चीन के सामने पहले भारत मौन होता था, वो आक्रमण करता था, भारत मौन रहता था। लेकिन डोकलाम में जब आपने देखा होगा कि जैसे ही चीन ने शरारत की, भारत अड़ गया। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना रहा, अंत में चीन को पीछे हटना पड़ा। भारत ने अपनी ताकत का एहसास कब करना प्रारंभ किया? जब भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री का मतलब भारत की 135 करोड़ लोगों का व्यापक समर्थन जिनके साथ में है, उनका यह वाक्य है, उनके द्वारा दिया जाने वाला भाषण है। ताकत इतने नागरिकों की ताकत है। और जब 135 करोड़ लोग एक साथ एक स्वर में बोलना प्रारंभ करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपके सामने ठहर नहीं पाएगी। और यही आपने विगत दिनों हुई उन तमाम घटनाओं के माध्यम से चीजों को देखा होगा, उसको अवलोकन किया होगा। और आज अगर भारत के अंदर हर एक क्षेत्र में नेतृत्व जैसा होता है, उस प्रकार से देश के नागरिकों का आचरण भी होते हुए दिखाई देता है।